कभी कभी किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई बड़ा झूठ जरूरी नहीं होता, बस एक ऐसा दृश्य काफी होता है जिसे देखने वाला अपनी कल्पना से पूरा कर दे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कमरे के दरवाजे पर खड़ी मैं सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भीतर गई थी, लेकिन अगले ही पल कविता भाभी का हाथ मेरी कमर तक पहुंचा और मैं घबराकर एक कदम पीछे हट गया। मेरी आंखें उनके चेहरे पर थीं और उनकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हों। बाहर से देखने वाले को शायद वो दृश्य बिल्कुल अलग दिखाई देता, मगर सच्चाई इतनी साधारण थी कि उसे कोई सुनना ही नहीं चाहता था। उस एक पल के बाद हमारे घर में जो शक पैदा हुआ, उसने पुराने रिश्तों की नींव तक हिला दी। मेरा नाम निखिल है। मैं अपने माता पिता और बड़े भाई नीरज के साथ रहता था। हमारे घर में कविता भाभी को आए लगभग 4 साल हो चुके थे और इन 4 वर्षों में मैंने उन्हें हमेशा बड़े सम्मान के साथ देखा था। मेरे लिए वो सिर्फ मेरे बड़े भाई की पत्नी नहीं, बल्कि घर की ऐसी सदस्य थीं जिनसे मैं अपनी छोटी बड़ी परेशानियां बिना झिझक कह सकता था। माँ की तबीयत खराब हो तो वो सबसे पहले उनके पास बैठती, पिताजी की दवाइयों का ध्यान रखती और मेरी नौकरी की चिंता भी उतनी ही करती जितनी अपने पति की। लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल बदल गया था। बड़े भाई नीरज का कारोबार घाटे में चल रहा था और वो अक्सर देर रात तक बाहर रहते। पिताजी को लगता था कि नीरज किसी से कुछ छिपा रहा है, माँ को लगता था कि घर पर किसी की नज़र लग गई है और मुझे लगता था कि शायद हमारी खुशियों पर किसी पुराने राज की परछाई पड़ चुकी है। उस शाम मैं बाहर से घर लौटा तो देखा कि बैठक में माँ और पिताजी के बीच धीमी आवाज में बहस हो रही थी। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। मैंने पूछा तो माँ ने बात टाल दी, लेकिन उनकी आंखों की चिंता छिपी नहीं। तभी कविता भाभी रसोई से बाहर आईं और मुझे देखते ही बोलीं, निखिल, तुम्हारे भाई का फोन आया था, वह आज भी देर से आएगा। मैंने बस सिर हिला दिया। भाभी आगे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन पिताजी की मौजूदगी देखकर चुप हो गईं। मुझे पहली बार लगा कि घर में कोई ऐसी बात है जिसे मुझसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। रात करीब 10:30 बजे मैं पानी लेने उठा तो ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं सीढ़ियां चढ़कर वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कविता भाभी पुराने कागजों की एक फाइल तलाश रही थीं। उन्होंने मुझे देखते ही घबराकर फाइल बंद कर दी। मैंने पूछा, भाभी इतनी रात को क्या ढूंढ रही हैं? उन्होंने कुछ क्षण मेरी तरफ देखा और बोलीं, कुछ नहीं, तुम्हारे भाई के पुराने कागज हैं। उनके चेहरे पर तनाव साफ था। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया और वापस मुड़ने लगा। तभी उनकी नज़र फर्श पर पड़े एक छोटे से लिफाफे पर गई। वो तेजी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन उसी समय उनका पैर फिसला। मैंने उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और वो कुछ क्षण के लिए मेरे पास आ गईं। बस वही पल बाद में पूरे घर के लिए एक गलत दृश्य बन गया। मैं तुरंत पीछे हट गया। भाभी ने भी खुद को संभालते हुए कहा, मुझे लगा था मैं गिर जाऊंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, आप सावधान रहा कीजिए। लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। वहां माँ खड़ी थीं। उनके चेहरे पर सवाल था और उस सवाल का जवाब शायद उन्होंने अपनी आंखों से ही बना लिया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पलटकर नीचे चली गईं। मैं उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन कविता भाभी ने धीमी आवाज में कहा, निखिल, अभी मत जाना। अगर तुमने कुछ कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन माँ ने जो देखा, उन्होंने मेरी बात बीच में रोक दी। उन्होंने पूरा सच नहीं देखा। उस वाक्य ने मेरे भीतर बेचैनी पैदा कर दी। पूरा सच क्या था? वह लिफाफा किसका था? भैया आखिर किस बात को मुझसे और घरवालों से छिपा रहे थे? और भाभी इतनी रात को पुराने कागज क्यों तलाश रही थीं? अगली सुबह घर का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। माँ मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थीं। पिताजी अखबार सामने रखे बैठे थे, लेकिन उनकी नज़र बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। कविता भाभी सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रही थीं, मगर उनके चेहरे पर रात की चिंता अब भी थी। तभी नीरज भैया घर आए। उन्होंने सबको देखा और पूछा, क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों हैं? माँ ने उनकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, तुम अपनी पत्नी से पूछो। भैया ने हैरानी से कविता भाभी की ओर देखा। भाभी ने कुछ कहने के बजाय सिर झुका लिया। मुझे लगा जैसे कमरे की सारी हवा अचानक भारी हो गई हो। मैंने तुरंत कहा, भैया, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मगर पिताजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, बात अगर साफ है तो छिपाने की जरूरत क्या है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी कविता भाभी ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, इसमें निखिल की कोई गलती नहीं है। भैया ने उनकी ओर देखा, तो फिर बात क्या है? भाभी ने वो लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, ये कल रात मुझे पुराने कागजों के बीच मिला था। इसमें ऐसी जानकारी है जो अगर अभी सबके सामने आ गई तो हमारा परिवार हमेशा के लिए टूट सकता है। इसलिए मैं पहले खुद इसकी सच्चाई जानना चाहती थी। भैया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर और एक बैंक की रसीद थी। भैया का चेहरा देखते ही मुझे समझ आ गया
कि वो इन चीज़ों को पहचानते थे। उन्होंने धीरे से कहा, ये तुम्हें कहाँ मिला? भाभी ने मेरी ओर देखा, फिर पिताजी की ओर और बोली, आपके पुराने संदूक में। पिताजी अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि जिस शक की शुरुआत एक गलत समझे गए दृश्य से हुई थी, उसके पीछे शायद हमारे परिवार का कई वर्षों पुराना ऐसा राज छिपा था जिसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला था। उस रात पिताजी का चेहरा देखकर मेरे भीतर जैसे कोई पुराना डर जाग गया था। उनकी आंखों में गुस्सा कम और अपराध बोध ज्यादा था, जैसे सामने रखा वो लिफाफा किसी कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि बीते हुए वर्षों का ऐसा सच था जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने भीतर दबाकर रखा था। नीरज भैया लगातार उन्हें देख रहे थे और कविता भाभी चुपचाप मेरे पास खड़ी थीं। मैं उनकी तरफ देखना चाहता था, मगर कल रात का वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो अचानक फिसलना, मेरा उन्हें संभालना और माँ का दरवाजे पर खड़ा होना। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि इस बात का था कि कहीं एक गलतफहमी हमारे पूरे परिवार को एक दूसरे से दूर न कर दे। पिताजी ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, ये रसीद मेरे पुराने कारोबार की है। भैया ने तुरंत पूछा, तो फिर इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? पिताजी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने एक जमीन खरीदने के लिए किसी परिचित को बड़ी रकम दी थी, लेकिन वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया था। उस समय परिवार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था और पिताजी ने नुकसान की बात किसी को नहीं बताई, मगर तस्वीर में मौजूद आदमी वही था। भैया ने तस्वीर हाथ में लेकर गौर से देखा और अचानक बोले, ये आदमी तो हमारे पुराने साझेदार का भाई है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कविता भाभी ने धीरे से कहा, मैंने इसी वजह से निखिल को कल रात कुछ नहीं बताया था। मुझे डर था कि अगर बात अधूरी समझी गई तो घर में और बड़ा विवाद हो जाएगा। मुझे पहली बार समझ आया कि भाभी रात में अकेले वो फाइल क्यों देख रही थीं। वो किसी गलत बात को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थीं, बल्कि परिवार को बचाने के लिए सच की तह तक पहुंचना चाहती थीं। लेकिन तभी माँ ने वो सवाल पूछ दिया जिससे सब फिर उलझ गए। उन्होंने कहा, अगर सब इतना सीधा था तो निखिल को कमरे में क्यों बुलाया गया था? उनकी आवाज में शक था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कविता भाभी ने मेरी तरफ देखा और बोली, मैंने निखिल को नहीं बुलाया था। वो आवाज सुनकर खुद ऊपर आया था। फिर उन्होंने माँ की ओर देखकर कहा, और जो आपने देखा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आपको लगा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर पछतावा जरूर दिखाई देने लगा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि भाभी मेरे पक्ष में खड़ी थी, जबकि पूरे घर की निगाहें हम दोनों के बीच किसी ऐसी बात को खोज रही थीं जो वहां थी ही नहीं। शायद यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। कभी कभी इंसान की नीयत साफ होती है, मगर परिस्थितियां उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। मैंने भाभी से सिर्फ इतना कहा, आपको मेरे लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिश्ते सिर्फ अच्छे समय में साथ खड़े होने का नाम नहीं है निखिल। जब किसी निर्दोष पर शक किया जाए तब उसके साथ खड़ा होना भी जरूरी है। उनके शब्द मेरे मन में उतर गए। उस पल हमारे बीच किसी प्रेम का नहीं, बल्कि एक गहरे पारिवारिक विश्वास का एहसास था। ऐसा विश्वास जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थाम लेता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। शाम को नीरज भैया ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कहा, निखिल, मुझे लगता है कि पिताजी ने पूरी बात नहीं बताई। मैंने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने वह तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, इस तस्वीर के पीछे तारीख लिखी है, वही तारीख जिस दिन हमारी माँ की मौत हुई थी। मैं स्तब्ध रह गया। भैया ने बताया कि उनकी माँ की मौत को परिवार ने हमेशा एक सामान्य दुर्घटना माना था, लेकिन उस समय पिताजी अचानक कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए थे। मुझे पहली बार लगा कि ये मामला केवल जमीन और पैसों का नहीं है। तभी बाहर से कविता भाभी की आवाज आई। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, निखिल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भैया ने दरवाजा खोला। भाभी के हाथ में वही पुरानी फाइल थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने फाइल से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम परिवार समझ रहे हो वो पूरा परिवार नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। भैया ने कागज छीनकर देखा और कुछ क्षण बाद उनकी आवाज बदल गई। ये लिखावट मैं पहचानता हूँ। मैंने पूछा, किसकी है? उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर कविता भाभी की ओर। मेरे छोटे भाई की। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नीरज भैया का कोई छोटा भाई था ही नहीं। कम से कम हमें यही बताया गया था। उस कागज पर लिखे शब्दों ने मेरे भीतर जैसे तूफान खड़ा कर दिया था। नीरज भैया का कोई छोटा भाई था ही नहीं, फिर ये लिखावट किसकी थी? कविता भाभी भी उसी सवाल में उलझी हुई थी। कुछ पल तक कमरे में ऐसी खामोशी रही कि दीवार पर चलती घड़ी की आवाज भी बहुत तेज लगने लगी। आखिर भैया ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना डिब्बा निकालकर मेज पर रख दिया। उन्होंने बताया कि बचपन में उनके माता पिता ने एक बच्चे को कुछ वर्षों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ रखा था, लेकिन परिवार में उसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं हुई।
पिताजी ने हमेशा कहा था कि वो बच्चा दूसरे शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया, मगर अब तस्वीर, पुरानी रसीद और वो चिट्ठी एक दूसरे से जुड़ती जा रही थीं। कविता भाभी ने अचानक कहा, हमें अनुमान लगाने के बजाय सच ढूंढना चाहिए। उसी रात हम तीनों ने पुराने कागजों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी मुझे एक छोटी सी डायरी मिली जिसके आखिरी पन्ने पर एक नाम और एक पता लिखा था। वो पता हमारे शहर से बहुत दूर नहीं था। अगले दिन भैया और मैं वहां पहुंचे। एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला और तस्वीर देखते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि जिस बच्चे को परिवार से दूर भेजा गया था वो कोई और नहीं बल्कि नीरज भैया का सगा छोटा भाई था। वर्षों पहले परिवार में हुए एक बड़े विवाद के बाद उसे दूसरे रिश्तेदार अपने साथ ले गए थे। पिताजी ने समाज की बदनामी और पुराने झगड़े के डर से यह बात सबसे छिपा दी थी। वो बच्चा बड़ा होकर अपने परिवार से संपर्क करना चाहता रहा, लेकिन गलतफहमियों और परिस्थितियों ने हर रास्ता बंद कर दिया। मगर सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। वह वृद्ध व्यक्ति हमें एक पुराना पत्र देकर बोले, तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे परिवार से बदला नहीं लिया। वो सिर्फ यह चाहता था कि एक दिन उसके अपने लोग उसे पहचान लें। पत्र पढ़ते हुए नीरज भैया की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार अपने उस भाई के लिए रोया जिसके अस्तित्व से उन्हें इतने वर्षों तक अनजान रखा गया था। उसी समय मुझे समझ आया कि पिताजी का अपराध लालच नहीं बल्कि डर था। उन्होंने एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती की और धीरे धीरे वही रहस्य पूरे परिवार की दीवार बन गया। जब हम घर लौटे तो पिताजी बैठक में अकेले बैठे थे। भैया ने बिना कुछ कहे वो पत्र उनके सामने रख दिया। पिताजी ने उसे पढ़ा और उनकी आंखें झुक गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्षों पहले परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर उन्होंने अपने छोटे बेटे को रिश्तेदारों के साथ भेज दिया था। बाद में परिस्थितियां इतनी बिगड़ती गईं कि वो अपने ही बेटे से मिलने का साहस नहीं जुटा सके। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय ने सिर्फ दूरी बढ़ाई। माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और पहली बार उन्हें दोष देने के बजाय कहा, अब जो टूट गया है उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। उस दिन घर में किसी ने किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। हर किसी ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की। माँ ने मुझसे भी उस रात की गलतफहमी के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने जो देखा उसका अर्थ अपनी चिंता से निकाल लिया था। मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने उनके पैर छूकर कहा, माँ, रिश्तों में शक आ जाना गलती हो सकती है, लेकिन उसे सच मान लेना सबसे बड़ी गलती है। कविता भाभी ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी एक अधूरा दृश्य पूरी कहानी को गलत बना देता है। उनकी बात सुनकर हम सब मुस्कुरा दिए। जिस दृश्य ने घर में तूफान खड़ा किया था वही आखिरकार हमें एक दूसरे के और करीब ले आया था, पारिवारिक विश्वास के रूप में। कुछ सप्ताह बाद वह दिन आया जिसका इंतजार पूरे परिवार ने किया था। वर्षों से दूर रहा नीरज भैया का छोटा भाई आखिरकार घर की चौखट पर खड़ा था। पिताजी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी के पास कहने के लिए बड़े बड़े शब्द नहीं थे, क्योंकि वर्षों की दूरी के सामने शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, घर देर से आया है, लेकिन अब कहीं मत जाना। उस एक वाक्य ने जैसे वर्षों की शिकायतों को पिघला दिया। और मेरी जिंदगी में भी उस कहानी का एक सुंदर मोड़ आया। उसी पुराने पते के पास रहने वाली एक लड़की, सिया, इस पूरे मामले में हमारे परिवार की मदद कर रही थी। वो नीरज भैया के भाई को वर्षों से जानती थी और उसने पुराने दस्तावेजों को समझने में हमारी सहायता की थी। उसके साथ बातचीत के दौरान मुझे महसूस हुआ कि सच्चा अपनापन किसी अचानक उठे आकर्षण का नाम नहीं, बल्कि धीरे धीरे बने विश्वास का नाम है। मैंने उससे अपने मन की बात कही तो उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कहानी में शक बहुत था, लेकिन एक बात अच्छी थी, आखिर में सच ने सबको जोड़ दिया। मैंने कहा, शायद हमारी जिंदगी में भी यही सबसे जरूरी है, एक दूसरे को समझने का मौका देना। कुछ महीनों बाद घर फिर से हंसी से भर गया। पिताजी पहले से शांत थे। माँ के चेहरे पर वर्षों बाद संतोष था। नीरज भैया अपने भाई के साथ नए रिश्ते को मजबूत कर रहे थे और कविता भाभी हमेशा की तरह पूरे परिवार को जोड़ने में लगी थीं। मुझे अक्सर उस रात की याद आती जब एक छोटा सा गलत समझा गया दृश्य हमारे रिश्तों पर सवाल बनकर खड़ा हो गया था। तब मैंने सीखा था कि आंखें केवल दृश्य देखती हैं, मगर दिल को पूरी सच्चाई जानने के लिए धैर्य चाहिए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है उस रात अगर हम शक को सच मान लेते तो शायद हमारा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता। लेकिन हमने सवाल पूछे, एक दूसरे की बात सुनी और आखिरकार सच को जीतने दिया। सिया के साथ मेरी जिंदगी भी उसी विश्वास पर आगे बढ़ी। हमारी पहली मुलाकात किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी, लेकिन शायद इसी वजह से वो ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, भरोसा था। और मैंने मन ही मन तय किया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी गलत फहमियां आए, किसी रिश्ते का फैसला केवल एक दृश्य देखकर नहीं करूंगा। क्योंकि कभी कभी जो आंखों को गलत दिखाई देता है उसके पीछे किसी का डर, किसी की मजबूरी या किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश छिपी होती है। आखिरकार घर वही नहीं होता जहां लोग साथ रहते हैं,
घर वह होता है जहां शक से बड़ी जगह विश्वास की हो, गलती से बड़ी जगह माफी की हो, और दूरी चाहे कितनी भी हो, लौटकर आने के लिए दरवाजा हमेशा खुला हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।